हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली जो वाइंडिंग सीरीज चल रही है इसके अंदर मैंने अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए हैं। जैसे इससे पहले मैंने लैब वाइंडिंग के बारे में बताया आर्मेचर के। ये पूरी सीरीज जो है ये डीसी मशीन का एक पार्ट है जिसके अंदर हम लोग आर्मेचर जो रोटर होता है उसके अंदर ऊपर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। तो बेसिकली दो तरीके से की जाती है, एक होती है लैब वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो लैब वाइंडिंग के बारे में मैं पुराना आप मेरा लेक्चर वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इस पर बनाया हुआ है। दूसरी तरीके की जो वाइंडिंग होती है वो वेव वाइंडिंग होती है, तो उसको हम लोग सीखेंगे आज इस लेक्चर में पूरे कि वेव वाइंडिंग कैसे की जाती है, क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लूँ मैं इस पूरे लेक्चर में मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो सबसे पहले मैं ये सीखूंगा कि वेव वाइंडिंग जो होती है वो कैसे आर्मेचर को कनेक्ट करती, कैसे कनेक्टेड होती है आर्मेचर में डीसी मशीन के। सेकंड चीज़ की पोल्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा वेव वाइंडिंग पे, अगर मैं पोल्स को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो उससे वेव वाइंडिंग में क्या असर पड़ेगा। थर्ड चीज़ है एप्लीकेशन ऑफ वेव वाइंडिंग की, भाई कहाँ पे मैं वेव वाइंडिंग यूज़ करूँगा, कहाँ पे लैब यूज़ करूँगा, किन मशीन्स में ये वेव वाइंडिंग यूज़ होगी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ वाइंडिंग के, जो पहला मैंने सबसे पहला लेक्चर लिया था उसमें ही मैंने बताया था वाइंडिंग जो होती है। तो डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन उसके अंदर बेसिकली दो तरीके की वाइंडिंग होती है। एक होती है लैब वाइंडिंग होती है, ठीक है, इसी तरीके से एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, आज हम लोग वेव डिस्कस करेंगे। ये वेव वाइंडिंग जो होती है कुछ इस तरीके की वाइंडिंग की जाती है। मैंने बताया था कि अगर मान लेते मेरे पास कंडक्टर्स हैं और हम लोग उन कंडक्टर्स को कॉइल के रूप में अरेंज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई। तो वेव में हम लोग इस तरीके से कंडक्टर की कॉइलिंग को अरेंज करते हैं। लैब में मैं बता चुका हूँ कैसे इस तरीके से हम लोग करते हैं, यानी कि आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन मैंने बताए थे। तो वेव जो है उसको हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल में देख रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है वेव वाइंडिंग, कब हम कहेंगे कि वेव वाइंडिंग है, अगर किसी कॉइल, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉइल है, ठीक, और ये इस कॉइल के दो एंड है। अगर इस कॉइल का एंडिंग पार्ट यानी कि कॉइल 1 C1 का जो एंड पार्ट है, यानी कि ये अगर वो किसी दूसरी कॉइल, यानी कि मान लेते हैं दो कॉइल है मेरे पास, ये है C2, दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज। सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि कैसे पहचानोगे कि वेव है, तो एक कॉइल का एंडिंग पार्ट यानी कि ये इसका एंड पार्ट है, वो क्या होगा दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग पार्ट से जुड़ा होगा। यहाँ पे देखो ये एंड हो रही है और ये स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी जो वाइंडिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं वेव वाइंडिंग। ठीक है, ये पहचान होती है वेव वाइंडिंग की। वेव वाइंडिंग की अगर पहचान आपको करनी है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। ओके, प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव, ये मैंने दोनों चीजें हमने लैब में भी देखी थी कि अगर हम लोग ओवरऑल आगे जा रहे हैं तो हम लोग प्रोग्रेसिव थे, और अगर हम लोग ओवरऑल जो है वो पीछे जा रहे हैं यानी कि इस तरीके से जा रहे हैं तो वो क्या होती है रिट्रोग्रेसिव होती। सेम, ये तो लैब में पहचानना बहुत आसान था क्योंकि वहां पे वाई बी माइनस वाई एफ करके हम लोग निकाल लेते थे। ठीक है, बैक माइनस फ्रंट पिच। अब इसमें पता चल जाता था कि आगे 6 कदम गए, पीछे 3 कदम आए, तो यानी कि प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर तुम पीछे ज्यादा जा रहे हो यानी कि फ्रंट पिच अगर ज्यादा है बैक से, तो ऑब्वियस सी बात है रिट्रोग्रेसिव है। अगर बैक पिच ज्यादा है फ्रंट से तो हमारी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती थी। ठीक है, ये बहुत आसान था लैब में। लेकिन अगर बात करूं मैं वेव में, तो वेव में कैसे पहचानेंगे, तो देखो वेव वाइंडिंग जो होती है उसके अंदर दोनों में ही पीछे आगे जाते हैं हम लोग, यानी कि बैक पिच। ठीक, और ये होती है फ्रंट पिच, यानी कि ये पीछे वाली जो बाइंडिंग होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कितने कंडक्टर छोड़ के करा, इसे कहते हैं बैक पिच। और ये होती है फ्रंट पिच। तो लैब में क्या होता था कि बैक पिच आगे की तरफ जाती थी और फ्रंट पिच जो थी वो पीछे की तरफ आती थी लैब के अंदर। ठीक है, लेकिन वेव के अंदर क्या है कि जो बैक पिच है और जो फ्रंट पिच है दोनों की दोनों कहाँ जाती हैं आगे। जैसे ये बैक पिच हो गई और ये इसकी फ्रंट पिच हो गई, तो आपको लगातार कंटिन्यूअसली आगे ही बढ़ते जाना है। तो इसके अंदर कैसे पहचानेंगे रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव कैसे, तो इसका तरीका बताया गया कि फॉर एग्जाम्पल दो केस हो सकते हैं। ठीक है, दो केस कैसे हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं एक राउंड के बाद, यानी कि बात करते हैं आफ्टर 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद। किसका एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, अगर मान लेते हैं मेरे पास ये रोटर है और मैं यहाँ से वाइंडिंग कर रहा हूँ, ये इस तरीके से वाइंडिंग होते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक, अब यहाँ पे आने के दो तरीके हैं। ठीक, मान लेते हैं 3 स्लॉट है, ठीक है, और तुमने यहाँ से वाइंडिंग शुरू करी, तुमने यहाँ से वाइंडिंग शुरू करी और तुम जब घूम के सारी वाइंडिंग कर कर आके वापस आए, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि तुम क्या करो, एक रास्ता तो ये है कि तुम इस वाइंडिंग को यहाँ पे रेस्ट करो, यहाँ पे आके वो वाइंडिंग पिच हो। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि वाइंडिंग जो है वो यहाँ पे आके खत्म हो। ये दो तरीके हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे आके वाइंडिंग खत्म हो रही है, ठीक है, कॉइल जो है जो एंड अप हो रही है वो स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होके कंप्लीट राउंड लेने के बाद अगर आगे वाले जस्ट आगे नेक्स्ट यानी कि राइट साइड के स्लॉट में अगर खत्म हो रही, तो इसे मैं कहूंगा प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये हो जाएगी प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जल्दी बुक्स में नहीं मिलेगा कि वेव वाइंडिंग कैसे प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव पता करोगे। ठीक, तो यहाँ से अगर आपने शुरू करा है, आपने कंप्लीट राउंड ऐसे लेते हुए आए, और जब ये वाला सिरा आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहां से आप दो जगह रख सकते हो पूरी कॉइल को, या तो यहाँ प्लेस कर सकते हो या फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव हो गया। और अगर एक स्लॉट पीछे प्लेस करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वाइंडिंग होगी जो एक स्लॉट पीछे खत्म होगी, इसे हम लोग कहेंगे
रिट्रोग्रेसिव, ठीक है, रिट्रोग्रेसिव यानी कि प्रोग्रेसिव का अपोजिट। क्लियर हो रहा है? तो ये जो दो तरीके थे, इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारी जो वेव वाइंडिंग है वो तुम्हारी प्रोग्रेसिव है यानी कि आगे जा रही है, या फिर क्या हो रहा है, पीछे जा रही है। ठीक है, ये दो तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। आगे चलते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। कैलकुलेशन, सबसे पहले अगर मुझे वेव वाइंडिंग परफॉर्म करनी है तो उसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूं? तो दो चीजें हैं, एक तो मुझे सबसे पहले बैक पिच चाहिए होगी, फ्रंट पिच चाहिए होगी और एवरेज पिच चाहिए होगी। ठीक है, ये दो तीन चीजें जो है ये मैंने लैब में भी कैलकुलेट करी थी, तो वापस इसके अंदर देखते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि तीनों की तीनों ऑड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका जो एवरेज है, एवरेज पिच, फ्रंट पिच और बैक पिच, तीनों की तीनों ऑड होने चाहिए, ये इसकी मस्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो वाई यानी कि एवरेज पिच है, ये एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर जैसे कि 13 हो गया, 11 हो गया, ऑड एंड होल। ठीक है, होल नंबर और ऑड। 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, ये सारे के सारे क्या है? होल नंबर है। यानी कि 3 1/2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा। तो एवरेज पिच जो है वो क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए, जैसे कि 3 4 11 ये बता रखा है मैंने। जैसे मान लेते हैं 5 and 5.5, ये गलत है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं 4, तो ये भी गलत है। होल नंबर तो है लेकिन ये कौन सा हो गया? ये तुम्हारी हो गई इवन नंबर बन गया, जबकि होना क्या चाहिए? ऑड होना चाहिए, याद रखना ये चीज। ठीक है, तो ये चीजें होल नंबर होना जरूरी है, ऑड होना जरूरी है, ये दो इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीसरी कंडीशन की बात की जाए एवरेज पिच की। ठीक है, तो एवरेज पिच की जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज करता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एवरेज पिच की, वाई ए, एवरेज पिच की वो है। एवरेज पिच निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है वाई बी प्लस में वाई ए, यानी कि फ्रंट पिच और बैक पिच का एडअप करके डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वल निकल के आता है जेड प्लस माइनस 2/p। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2 है, याद रखना ये 2 है। ठीक है, z अलग है, तो z प्लस माइनस 2/p। जबकि लैब में क्या होता था? लैब में हम लोग लेते थे z/p, यानी कि ये होता था एवरेज पिच इक्वल टू वाई बी प्लस में वाई एफ डिवाइड बाई वाई एफ डिवाइड बाई 2, ये होता था तुम्हारा लैब में। लेकिन वेव के केस में क्या होगा? वेव के केस में ये वाला फॉर्मूले प्लस माइनस 2, ये एक एडिशनल टर्म आ जाता है। ठीक है, अगर मैं ये z प्लस माइनस 2/p ये अगर ना करूं और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है पिक्चर में। इसको मैं बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको, आगे हम लोग लास्ट में इसको मैं डिस्कस करूंगा। तो वापस से आते हैं, हम लोग क्या सीखा हमने कि एवरेज पिच हम कैसे निकालेंगे? वाई बी प्लस वाई एफ बाई 2 से। ठीक, अच्छा, वेव वाइंडिंग में एक शॉर्टकट बता देता हूँ, या एक नोट करके आप लोग याद रख सकते हो। ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में, यानी कि अप्रॉक्स 90% केसेस में वाई ए जो होता है वही हम लोग वाई एफ लेते हैं और वही इक्वल होता है वाई बी के। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपका 5 आता है, मान लेते हैं 5 या 7 आता है, तो ऑड भी है, कम और होल नंबर भी है, तो ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट 90% या 95% केसेस में इक्वल लिए जाते हैं, यानी कि वाई बी इक्वल टू वाई एफ ही लिया जाता है इन मैक्सिमम केसेस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अब आगे चलते हैं, यानी कि ये चीज हमने सीख ली कैसे करना है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज है वेव फॉर्मेशन, यानी कि अब बनाएंगे कैसे, लैब वाइंडिंग को हम लोग परफॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो इसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, इसको समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास कितने पोल्स हैं, हमारे पास पी, हमारे पास जो पोल्स हैं उनको मैं ले रहा हूं 22। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 22 कंडक्टर्स हैं, 22 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और मेरे पास क्या है, सेकंड चीज, मेरे पास 4 पोल की मशीन है, 4 पोल। ठीक है, 4 पोल हमारे पास मशीन है। तो अब मुझे इसका अरेंजमेंट देखना है, यानी कि 4 पोल मशीन 22 कंडक्टर्स के साथ कैसे मैं वाइंडिंग को परफॉर्म करूंगा। वेव वाइंडिंग कौन सा करना है? वेव वाइंडिंग करनी, वेव वाइंडिंग। ठीक है, वेव वाइंडिंग, ये सारे के सारे जो भी मैं करूंगा ये सिंप्लेक्स में करूंगा, याद रखना सिंप्लेक्स में। सिंप्लेक्स के साथ खास बात क्या होती है, सिंप्लेक्स में हम लोग सिंगल टर्न हर चीज लेके चलते हैं। ठीक है, एक डुप्लेक्स भी होती है, लेकिन वो आप लोग कोर्स में नहीं है, ना ही जल्दी पूछी जाती किसी एग्जाम में, तो मैं सिंप्लेक्स लूंगा, डुप्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, सिंप्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम लोग ये वाइंडिंग को परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे हमने लैब में करा था, सबसे पहले तुम कंडक्टर बना लो। ठीक है, तो हमें 22 कंडक्टर बनाने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22 ये मैं डायग्राम से भी समझा सकता था, पर उससे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा किस तरीके से करना है। तो इसीलिए मैं इसको आप लोगों को करके दिखाऊंगा बाकायदा, पूरा एक प्रोसेस जो होता है उसको मैं खुद परफॉर्म करूंगा, जिससे कि आप लोग सीख सको कि किस तरीके से मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ और देख लेते हैं। मेरे पास जो मैं वाइंडिंग करने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड मेरे पास फंडामेंटल क्या है, यानी कि क्या क्या चीज़ें निकल के आई। तो इसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं इस स्लाइड में। तो मेरे पास क्या है, 22 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, 22 कंडक्टर्स हैं प्लस 4 पोल की मशीन है, ठीक है। तो वाई एवरेज अगर निकाला जाए तो वाई एवरेज इक्वल टू जेड प्लस माइनस 2 बाई पी, ठीक। तो 22 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई पी, पी कितना है 4 है। तो या तो इसके दो पॉसिबल केसेस हैं, अगर मैं ऐड करता हूं तो 24 डिवाइड बाई 4 यानी कि 6, ठीक है। और अगर माइनस कर देता हूं तो 20 डिवाइड बाई 4 यानी कि 5, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों हैं तो होल नंबर, लेकिन मैं क्या लूंगा, ऑड नंबर लूंगा, तो 5 को प्रेफर करूंगा, ठीक। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैक्सिमम केसेस में वाई बी इक्वल टू वाई एफ इक्वल टू वाई ए होता है, यानी कितना हो गया 5 हो गया। तो यानी कि तीनों की तीनों में क्या लूंगा 5 लूंगा, ठीक। अब जरा इसको परफॉर्म करते हैं। अगर आप 5 से लेके सॉल्व करोगे, ठीक, तो कैसे कनेक्ट होंगे, तो 1 से अगर स्टार्ट करें तो 1 प्लस 5 यानी कि कितना गया 6 आ गया। तो 1 को मैं बैक पेज यानी कि 6 से जोड़ दिया, 6 प्लस 5 यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 11 आ गया, यानी कि इसको मैंने 11 से जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से मैं परफॉर्म करूंगा, ठीक। इसी तरीके से अगर परफॉर्म करते चले जाएंगे तो देखिए मेरे पास कैसी फिगर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक। अगर इसके और आगे जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, आप देखो यहाँ पे ये डेड एंड है, ठीक। तो लेकिन क्या है, हमारा रोटर क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे वाइंडिंग खत्म नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी। तो अगर यहाँ से हम इसको इस तरीके से बना देंगे और लिख देंगे इसके ऊपर ये जिससे जुड़ेगी, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि किससे जुड़ेगी, ये जुड़ेगी जाके 4 से, ठीक। तो और मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, 4 से इसे कनेक्ट कर दूंगा इधर से, क्योंकि सर्कुलर है। क्योंकि भाई ये मैंने क्या करा है, कंडक्टर्स को हॉरिजॉन्टल में ओपन करके रख दिया है। एक्चुअल में ये जो होते हैं इस तरीके से रोटर में लगे होते हैं, जो वाइंडिंग जो हम लोग करते हैं वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसे समझना मुश्किल है इसीलिए मैंने इसे यहाँ से काट दिया है और इस तरीके से इसको बेल्ट की तरह ओपन करके रख दिया है। तो यहाँ से मैं कनेक्ट करूंगा, तो क्योंकि सर्कुलर है इसीलिए यहाँ जो 21 है वो 4 पे जाकर कनेक्ट होगा। यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 21। तो ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं सारी वाइंडिंग करता हूँ तो देखते हैं किस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी तरीके से जोड़ते चले जाएंगे तो मेरे पास इस तरीके से पूरी वाइंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये अभी पूरी वाइंडिंग नहीं हुई है, मैंने 8 तक ले आया हूँ, उसके बाद आपको और बता देता हूँ इसी तरीके से ऐसे जोड़ा है। तो 8 के बाद 1 2 3 4 5 यानी कि 8 किससे जुड़ेगा, फ्रंट पेज में, यानी कि 13 से जुड़ेगा। देन 1 2 3 4 5 यानी कि 13 किससे जुड़ेगा, 18 से जुड़ेगा। आप भी कैलकुलेट कर से देख सकते हो, 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। उसके बाद 1 2 3 4 5 यानी कि ये 18 किससे जुड़ेगा, 18 आपका जुड़ेगा जाके 1 से, ठीक है। 18 जुड़ेगा 1 से, तो 1 पे मैं लिख देता हूँ 1 किससे जुड़ेगा, 1 होगा 18 से, ठीक। तो ये आई होप ये पूरी चीज कनेक्ट हो गई है, यानी कि मैंने 1 से देखो सारी की सारे कंडक्टर्स जो है वो मेरे पास जुड़ चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है कि पोल्स लगाने की, पोल्स कैसे पुट करने हैं। तो पोल्स को पुट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पोल्स के लिए मैं डिवाइड करके देखता हूँ कैसे। अब देखो मेरे पास 4 पोल हैं, ठीक है। अगेन वापस से कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। हमारे पास पोल्स कितने हैं, पोल्स है हमारे पास 4, ठीक। अगर 4 पोल की बात की जाए और इक्वल और कंडक्टर है 22, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि चारों के चारों पोल जो हैं वो इक्वल कंडक्टर को शेयर करें। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 पोल को शॉर्ट ले लेते हैं और 2 पोल लॉन्ग ले लेते हैं। यानी कि अगर इसको मैं ब्रेक करूं 22 कंडक्टर्स को, तो क्या होगा 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तो ये 18 हो गए, ठीक। हाँ, अब क्या होगा देखो, अगर 6 होते तो 6 प्लस 6 के ज़्यादा कॉम्बिनेशन में जाते। तो अगर 6 के कॉम्बिनेशन में देखें तो 6 प्लस 6, ठीक है, 6 to 12 एंड कितना हो गया 5 प्लस 5, ठीक है। तो ये आपका देखो 22 का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। 22 का कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि 2 पोल जो है, यानी कि बड़े वाले जो पोल होंगे वो शेयर करेंगे 6 कंडक्टर्स को, ठीक। और जो छोटे वाले पोल हैं वो कितने शेयर करेंगे, वो शेयर करेंगे 5 कंडक्टर्स को, ठीक। तो क्योंकि यही एक तरीका पॉसिबल है जिससे हम 22 कंडक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये करके देख लेते हैं ये कैसे करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पोल्स की बात करें तो ये वाले जो पोल है यानी कि 5 शेयर करेगा शॉर्ट पोल, तो मैं पहला वाला पोल शॉर्ट ले लेता हूँ, यानी कि 5 कंडक्टर शेयर करेगा ये, ठीक है। और ऐसी लास्ट वाला भी 1 2 3 4 5 ये भी क्या करेगा 5 कंडक्टर ही शेयर करेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये दोनों शॉर्ट पोल हो गए। और लॉन्ग पोल कितने शेयर करेंगे, 6 करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 11 तक, ठीक है। तो ये आपके लॉन्ग वाले कंडक्ट पोल्स हैं, ठीक। एक पोल यहाँ पे होगा और एक पोल ये ले लेते हैं, यानी कि ये
आपका 17 तक, ठीक है। तो ये 6 शेयर करेंगे, ओके। तो अब देखो ये मैंने 6 पोल ले लिए हैं, तो इसको मान लेते हैं नॉर्थ ले लेता हूँ, इसको साउथ, देन अगेन इसको नॉर्थ एंड देन अगेन इसको साउथ। अगर इस तरीके से मैंने सेटअप बना दिया। नेक्स्ट करंट की बात कर लेते हैं, करंट की। तो करंट को मैं ब्लू से शो करता हूँ। ये मैं मान के चलता हूँ कि नॉर्थ के अंदर अगर डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी जो है वो नीचे की तरफ है करंट की, इस तरीके से सारे कंडक्टर्स में, तो साउथ में क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा, ठीक है। यानी कि अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन पोलैरिटी होगी, नॉर्थ की तरफ वापस से डाउनवर्ड पोलैरिटी होगी, ठीक है। इस तरीके से शेयर कर रहे होंगे ये, और साउथ में वापस से अपवर्ड पोलैरिटी के होंगे ये, ठीक है। ये आगे मेरे पास टोटल नेट निकल के आ गया। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कम्यूटेटर बना लेते हैं। कम्यूटेटर मैंने बता रखा है, बेसिकली कम्यूटेटर क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता है। तो स्प्लिट रिंग को बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक। मेरे पास 22 कंडक्टर्स हैं। अगर 22 कंडक्टर्स की बात की जाए तो कितनी हुए, 22 कंडक्टर्स हैं सिंपल सिंगल टर्न के। तो यानी कि मेरे पास कितने निकल के आए, मेरे पास आए 11 कॉइल्स, 11 कॉइल। और मैंने ये आपको लैब में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितनी भी कॉइल होती हैं उतनी नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए कम्यूटेटर सेगमेंट की, तो वो कितने होंगे, ठीक है। तो अगर इसको देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो अगर मेरे पास इस तरीके से है तो मेरे पास 11 यानी कि मुझे कम्यूटेटर सेगमेंट बनाने पड़ेंगे। कॉइल देख लेते हैं, तो एक टर्न ये होगा, 1 2 3 4 5, ये बेसिकली कॉइल की बात कर रहा हूँ, 6 7 8 9 10 एंड 11। देखो आपके पास 11 कॉइल निकल के आ गए 22 कंडक्टर में, ठीक है। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट अगर आपने सब कुछ प्रोसेस से किया है तो आप एकदम एग्जैक्टली वो फिगर बना लोगे, एग्जैक्टली जो डायग्राम तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बस तुम्हें करना क्या, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। तो ठीक है, इसको कम्यूटेटर को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे ये क्या इंसुलेटर में प्लेस कर रहा हूँ, इस तरीके से इंसुलेटर होता है। तो ये मैंने इंसुलेटर प्लेस कर दिया, ठीक है। ये देखिए आपके इंसुलेटर्स आ गए यहाँ पे इस तरीके से। अब क्या होगा, मैंने 11 सेगमेंट बेसिकली जो थे उनको बना दिया यहाँ पे, 11 के 11 सेगमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे बना दिए। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे अगर सेगमेंट की बात की जाए करंट की, ठीक है, तो करंट की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये है फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 11 स्लॉट है। अब देखो इसके अंदर क्या है, करंट यहाँ से आया और ये देखो यहाँ से चला गया, यानी कि नीचे कुछ भी नहीं आया। जितना करंट आएगा, केसीएल आपको सिंपल से लगाना है, जितना करंट आया उतना चला गया, तो नीचे जीरो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें देख लेते हैं, इस तरीके से करंट आया और इस तरीके से चला गया, यहाँ पे भी कोई करंट नीचे की तरफ नहीं आएगा, जीरो। इस केस में जरा बड़े ध्यान से देखो, इस केस में करंट ऊपर जा रहा है और इस कॉइल में भी करंट ऊपर जा रहा है, यानी कि टोटल करंट ऊपर, दोनों कॉइल से करंट ऊपर जा रहा है। तो यस, यहां से हमारा नेट करंट जो होगा वो एंटर करेगा इस पूरे सिस्टम के अंदर। क्लियर हो गया ये चीज। अगेन दूसरा देखते हैं, तो देखो यहाँ पे भी करंट ऊपर की तरफ और ये करंट नीचे की तरफ, कोई नहीं, इतना आया उतना ही चला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगेन नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों, जितना करंट आया वो वापस सारा का सारा करंट कॉइल के अंदर वापस चला गया, ठीक। आगे चलते हैं, तो देखो अब ये कॉइल देखो अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें एक करंट नीचे से है, दोनों के दोनों करंट नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो मुझे यस बाहर की तरफ करंट मिलेगा, ठीक। तो यहां से करंट एग्जिट करेगा और यहां से करंट इस पूरे सर्किट के अंदर एंटर करेगा। इंपॉर्टेंट चीज, अगेन देखते हैं क्या कोई और पॉइंट भी है। जैसे लैब में मैंने देखा था 4 ऐसे पॉइंट बने थे, 2 से एंटर कर रहा था, 2 से एग्जिट कर रहा था। क्या देखते हैं इसके अंदर भी 4 बनेंगे कि 2 बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स मेरे पास कितने हैं, 4 हैं। तो देखो यहां से ये गया, करंट बाहर आ रहा है और यहां से अंदर चला जा रहा है। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी करंट एंटर हुआ और यहां से वापस अंदर चला गया। ये देखो इसके अंदर ये अंदर की तरफ है और ये वन में क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये आया। अगेन देखो इसमें ऊपर जा रहा है, 3 में क्या है, 3 में नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यानी कि ये भी ऊपर की तरफ ही चला गया। नेक्स्ट भी सेम है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी और ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से, एक इसको और चेक कर लेते हैं, इसमें नीचे आया और ये क्या है मेरे पास 22 में कितना था, 22 में अपवर्ड जा रहा है, 22 में आप देख सकते हो अपवर्ड है और 4 5 में नीचे है, तो यानी कि ये भी ऊपर गया। यानी कि कोई भी और ऐसी कॉइल नहीं है जिसमें करंट क्या हो, या दोनों के दोनों मिलके, जैसे कि ये वाले हैं दोनों के दोनों नीचे आ रहे हैं, इसमें क्या है दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं, ऐसी कोई और कॉइल नहीं बची है। तो मैं अपना ब्रश कहाँ लगाऊंगा, तो एक ब्रश में लगाऊंगा 4 पे, यानी कि अगर एक बात की जाए तो एक ब्रश लगेगा 4 पे, ठीक है, एक ब्रश 4 पे, और दूसरा ब्रश कहाँ लगेगा, दूसरा ब्रश लगेगा 7 पे। बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा ब्रश कहाँ लगेगा, 7 पे लगेगा। 4 पे बात की जाए तो 4 पे, क्योंकि सारा करंट अंदर जा रहा है, जनरेटर के अंदर करंट दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क करेगा। और जो 7 वाला है, इससे करंट सारा बाहर ले रहे हो, तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करेगा और 7 क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल, 7 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क करेगा। तो ये पूरा वाइंडिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर दिया वेव वाइंडिंग अरेंजमेंट। इसको हम लोग कहेंगे वेव वाइंडिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये पूरा वेव वाइंडिंग का अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक। आई होप ये चीज समझ में आई होगी।
ठीक है, तो ये आई होप यहाँ पे ये चीज़ मैंने कंक्लूड कर दी है कि आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से वाइंडिंग अरेंजमेंट किए जाते हैं, ठीक है, वेव में। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने कम्यूटेटर भी देख लिया कहाँ लगा होगा, कितने पोल्स लगे होंगे, किस तरीके से ये सारा का सारा ऑपरेट हुआ होगा, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, अब आगे चलते हैं जो कि है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि इस पूरे जो सिस्टम मैंने अभी बनाया है आपके सामने, उससे मुझे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं एक बार कंक्लूड कर दूं इसी के साथ, इसी के सीक्वेंस में, कि मैंने क्या क्या करा। अगर प्रोसेस की बात की जाए, अगर तुम्हें पेपर में आ जाता है या आप कहीं भी कभी भी ये परफॉर्म करते हो, तो प्रोसेस क्या क्या ध्यान रखना है, तो सिंपल से आपको पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई बी, वाई एफ एंड वाई ए, ये तीनों के तीनों कैलकुलेट करने, इनको आप पहले से कैलकुलेट करके रख लो। ठीक है, ये आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे, मैंने बता दिया है फॉर्मूले। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है कंडक्टर्स मार्क कर लो इस तरीके से। ठीक है, थर्ड स्टेप अब क्या करना है, जब आपने ये वाई बी और वाई एफ के हिसाब से कनेक्ट करना शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम वन से स्टार्ट करो एंड देन तब तक करते रहो जब तक क्या हो रहा है, ऑल कंडक्टर, जब तक कि सारे के सारे कंडक्टर्स क्या है, कनेक्टेड ना हो जाए, जब तक सारे कंडक्टर कनेक्टेड ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। इसी तरीके से प्रोसेस ये करते चले जाना है इस तरीके से, जब तक कि सारे के सारे कंडक्टर जो है वो एक ही धागे से या एक ही वायर से कनेक्टेड ना हो जाए। फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, कम्यूटेटर बनाना है, प्लस आपको क्या करना है, कॉइल के सिरे निकालने, यानी कि कॉइल एंड्स निकालने हैं, जैसे कि मैंने इस डायग्राम बताया था, जैसे कि ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये कॉइल के एंड्स हैं, जो कॉइल जिससे कनेक्टेड होगी। ठीक, ये निकाल लिया। देन आपको लास्ट स्टेप जो है वो क्या करना है, आपको क्या करना है, फिफ्थ स्टेप जैसे मैं कह सकता हूं, उसमें आपको इस तरीके से जो सिरे हैं उसमें मैग्नेट ये निकाली, प्लस हाँ एक चीज और, मैग्नेट भी आपको मार्क कर देनी, मैग्नेट प्लस पोलैरिटी ऑफ करंट जो है, पोलैरिटी ऑफ करंट उसे हमें मार्क कर लेना है। देन लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो पोलैरिटी आपने करंट मार्क करी है डाउनवर्ड या अपवर्ड, इसके हिसाब से आपको चेक करते चले जाना है कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज होगी। ठीक, अगर मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से यानी करंट आ रहा है और इससे करंट वापस चला जा रहा है, तो यहाँ पे I इक्वल टू 0 मिलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं दोनों कॉइल में करंट नीचे की तरफ आ रहा है पूरी कॉइल के, तो यहाँ पे यस मुझे I मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट, एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट मिलेंगे, एक में सारा करंट बाहर आ रहा होगा, इसी तरीके से एक पॉइंट मिलेगा जिसमें सारा करंट ऊपर जा रहा होगा। वेव में 2 ही बार ऐसा पॉसिबल होगा, केवल 2 केस होंगे। ठीक है, तो एक में पॉजिटिव आ रहा होगा, एक में नेगेटिव जा रहा होगा। ठीक, ये हो गया, चाहे आप कितने ही पोल्स ले लो। ठीक, तो इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ से नेट करंट अपवर्ड जा रहा है। ठीक, तो ये जो पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्रश प्लेस कर देना है, यहाँ पे ब्रश प्लेस कर देना है, बस ब्रश प्लेस करते ही आपका काम खत्म हो जाएगा और आपने पूरी वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया होगा। ये जो पॉइंट होगा जहां से करंट बाहर आ रहा होगा, इसे नेगेटिव ले लो, क्योंकि ये तुम्हारा जनरेटर है, तो जनरेटर का अगर वाइंडिंग बना रहे हो तो जो करंट जहां से करंट बाहर आ रहा है उसे पॉजिटिव ले लो। ठीक है, क्योंकि ये आपका करंट आउटपुट में आ रहा है, और जहां से करंट एंटर कर रहा है उसे नेगेटिव पॉइंट ले लो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, तो जहां से करंट निकलता है उसे मैं पॉजिटिव लेता हूं, और जहां से करंट एंटर करता है उसे नेगेटिव लेता हूं। तो ये इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। नाउ आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें मैंने वाइंडिंग करी वेव, उसके बाद क्या क्या सीखा उसको जरा बात कर लेते हैं। तो अगर वेव वाइंडिंग में मैं सबसे पहले केस की बात करूं, तो मैंने जो खास बात सीखी कि A इक्वल टू 2 हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने रहेंगे, जो पैरेलल पाथ्स, ठीक, वो कितने रहेंगे, वो हमेशा इक्वल टू 2 ही रहेगा। ये कैसे पता करा, ये क्योंकि पैरेलल पाथ जो होते हैं इक्वल होते हैं ब्रशेस के, आपको उतने ही ब्रश आप लगाते हो। ठीक, तो आपने क्योंकि पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए एक ब्रश लगाया है, ठीक, तो आप सिंपल से समझ सकते हो एक जगह से, क्योंकि करंट पॉजिटिव पोलैरिटी का जो आ रहा है, तो एक पैरेलल पाथ आपके पास जो इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, ये करंट आई आया, तो देखो यहाँ से एक पैरेलल पाथ ये गया, एक पैरेलल पाथ इतना गया, तो पैरेलल पाथ कितने हुए, 2 निकल के आए। तो एक ब्रश का मतलब 2 पैरेलल पाथ निकल के आए आपके। और ऐसे ही यहाँ पे आपने एक ब्रश नेगेटिव का लगाया था, याद करो नेगेटिव, तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से आ रहा था, एक करंट ये है, एक करंट ये है, तो देखो 2 पैरेलल पाथ से करंट आ रहा है, 2 पैरेलल पाथ से करंट आ रहा है, और 2 पैरेलल पाथ से करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक, तो सिंपल सी चीज है, ये कैसे पता करा, अगर ये ऐसे होते 2 निकल के आते जिसमें दोनों में करंट आई आ रहा होता ऐसे, ठीक है, तो मैं क्या कहता, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने, 4 हैं, क्योंकि देखो ये पूरा सर्किट है यहाँ पे, इसमें से करंट 2 से बाहर आ रहा है। ठीक, तो यानी कि 1 2 1 2, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ देखो, ठीक है, तो कितने होगा, 4 पैरेलल पाथ होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, केवल एक ही जगह ऐसी थी, यानी ब्रश पॉजिटिव कितना लगा, एक लगाया तुमने, एक ब्रश लगाया, और एक ब्रश लगाने से तुमने क्या देखा कि 2 कॉइल थी, यानी कि 2 जगह से करंट आ रहा था, तो एक पैरेलल पाथ ये हो गया और एक पैरेलल पाथ ये हो गया। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसी डायग्राम में बता देता हूं, देखो ये वाला पॉइंट देख लो, एक पैरेलल पाथ ये है और एक पैरेलल पाथ ये है, इन 2 पॉइंट से तो करंट एंटर कर रहा है पूरे सिस्टम में। और ऐसे यहाँ देख लो, एक पैरेलल पाथ ये है और एक पैरेलल पाथ ये है, यानी कि 2 पैरेलल पाथ से पूरा करंट जो है वो बाहर आ रहा है। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हुए, 2 हुए, 2 पॉजिटिव के और 2 नेगेटिव के, तो नेट पैरेलल पाथ कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो एक पॉइंट तो ये सीखने को मिला कि नंबर ऑफ पैरेलल
पाथ कितने होंगे, वेव वाइंडिंग में हमेशा के 2 ही होंगे। ठीक, सेकंड चीज क्या सीखने को मिली कि वेव वाइंडिंग जो है, वेव वाइंडिंग वो हर एक के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारे के सारे कॉइल साइड्स के साथ वो पॉसिबल नहीं है। मतलब जितने भी हम कह लें कि क्या हम लोग रैंडम कोई भी जेड नंबर ले सकते हैं, तो आंसर है जी नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स 32 है और P इक्वल टू 4 पोल मशीन है, तो क्या ये बना सकता हूँ वेव वाइंडिंग में? तो इसका आंसर है नहीं। कैसे, देख तो वाई एवरेज निकाल लेते हैं। वाई एवरेज इक्वल टू 32 प्लस माइनस 2/P, यानी कि इसके पास 2 केस हो गए। एक मेरे पास मिलेगा 8 1/2 और एक मिलेगा 7 1/2। तो देखो दोनों केस क्या है, ये होल नंबर है नहीं, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं 32 कंडक्टर के साथ कभी भी वेव वाइंडिंग पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो इनके कंडक्टर को कम करना पड़ेगा, 30 ले लूँ, ठीक है, या फिर कंडक्टर बढ़ाने पड़ेंगे, 34 ले लूँ, यानी कि 32 कंडक्टर्स। यानी कि जो मेन मुद्दा ये है कि आप, दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाला है कि वेव वाइंडिंग एनी नंबर ऑफ कंडक्टर के साथ पॉसिबल नहीं है। एक सर्टेन नंबर के ही कंडक्टर के साथ आप वेव वाइंडिंग कर सकते हो। ठीक है, हर किसी, जैसे लैब में था, लैब के साथ खास बात क्या थी कि आपने चाहे 32 कंडक्टर ले लो, जितने भी आप कंडक्टर ले लो, 48 ले लो, समथिंग कोई भी कंडक्टर आप ले लो, स्लॉट कोई भी सेट कंडक्टर का ले लो, दोनों सारे केसेस में लैब वाइंडिंग परफॉर्म कर सकते हो बिना किसी जिग के। लेकिन अगर वेव की बात करते हो तो ये हर एक के साथ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको एक सर्टेन सेट ऑफ कंडक्टर ही लेने होंगे। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 32 के साथ, देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रही। होल नंबर जिसमें बनेगा केवल वही आपकी वेव वाइंडिंग बन पाएगी। होल नंबर प्लस ऑड होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होल प्लस ऑड, जिसमें एवरेज वाइंडिंग, यही एवरेज पिच निकल के जो आएगी, वो अगर ये आ रही है तो वहीं पे हम लोग आपका ये परफॉर्म करेंगे वेव वाइंडिंग। ठीक, तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तीसरी बात जो एक और निकल के आती है, इसको मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज में डिस्कस करूंगा। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। ओके, अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज बात कर लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, पहला ये है कि भैया इसमें इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं है। इक्वलाइजर रिंग याद करो, मैंने तुम्हें बताया था लैब वाइंडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने थे, बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि 2 ही पैरेलल पाथ हैं तो इसलिए मुझे इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या थे, पैरेलल पाथ बहुत सारे थे लैब में, लैब के अंदर, तो वहां पे मुझे इक्वलाइजर रिंग की जरूरत पड़ रही थी इन सबको इक्वलाइज करने के लिए। जबकि वेव में क्योंकि 2 ही पैरेलल पाथ हैं तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सेकंड जो इसका मेन जो एक और एडवांटेज है वो ये है कि क्योंकि इसके अंदर पैरेलल पाथ 2 है, यानी क्या हुआ, अगर पुराने केस की बात करें 22 कंडक्टर हैं और 2 पैरेलल पाथ हैं, तो एक में कितने कनेक्ट हुए, 11। ऐसी एक इसमें कितने कनेक्ट हुए, 11। 11 सोर्सेज कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक, और आपस में ये पैरेलल में, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आप, मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज, उसमें तुम देख सकते हो अगर तुम सीरीज में कनेक्ट करोगे, सीरीज में, तो क्या होगा, वोल्टेज एड अप हो जाएगा। ठीक, जबकि पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज क्या होगा, डाउन हो जाएगा, लेकिन करंट एड अप हो जाएगा। तो लैब में क्या हो रहा था, लैब में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बहुत ज्यादा थे तो करंट क्या हो रहा था, ज्यादा ऐड हो रहा था एज कंपेयर टू वोल्टेज। तो तुम्हें वोल्टेज के मुकाबले करंट क्या हुआ, करंट की जो वैल्यू थी, हाई करंट रेटिंग मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अगर वेव वाइंडिंग की बात करी जाए तो इसमें केवल 2 ही पैरेलल पाथ हैं, यानी कि करंट इतना ज्यादा एडअप नहीं होगा, केवल वोल्टेज एडअप होगा। तो इसीलिए ये हाई वोल्टेज मशीन्स में यूज की जाती है। हाई वोल्टेज डीसी मशीन जब भी तुम बनाओगे तो उसके अंदर कौन सी यूज करोगे, वेव वाइंडिंग। क्या रीजन है, रीजन ये है कि इसके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने, 2 ही हैं, और पैरेलल यानी कि जो मेन कॉम्बिनेशन है, सारे के सारे कंडक्टर कैसे कनेक्टेड है, सारे के सारे कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में जब तुम वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करोगे या कंडक्टर्स को, तो वो हाई वोल्टेज जनरेट करके देंगे। ठीक ठीक, यही इसका एडवांटेज है और यही इसका कन्वर्ट हो जाता है डिसएडवांटेज में। तो वो भी देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसका। तो इसका जो सबसे मेन डिसएडवांटेज है, यानी कि डिसएडवांटेज की बात की जाए तो वो है कि इसके अंदर जितने भी तुम्हारे कंडक्टर्स हैं वो क्या है, उसके अंदर मतलब पैरेलल पाथ कितने हैं, पैरेलल पाथ इसमें 2 ही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट क्या हो गया, करंट इसके अंदर रिड्यूस हो गया। ठीक, तो यानी कि करंट क्या है, लो है। तो जितनी भी वेव वाइंडिंग है, वेव मशीन है, यानी वेव वाइंडिंग वाली मशीन है, वो सारी की सारी लो करंट ऑपरेशन में प्रेफर की जाती हैं। इनको तुम कभी भी हाई करंट ऑपरेशन में प्रेफर नहीं कर सकते। यानी कि कैपेसिटी की अगर बात कर लिया, कैपेसिटी तो इनकी लो होती है। ठीक है, कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि करंट जो है वो कम है, वोल्टेज ज्यादा देगा लेकिन करंट कम देगा। ठीक, तो इसीलिए याद रखना इसको, लो करंट ऑपरेशन में वेव वाइंडिंग जहां पे भी यूज करोगे, वो कहां यूज करोगे, लो करंट ऑपरेशन में, लो करंट हाई वोल्टेज ऑपरेशन में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर तुम यूपीसीएल देख लो, एसएससी जेई देख लो, ईएस देख लो, ईएस के एग्जामिनेशन में, तो ये घुमा घुमा के कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वेव वाइंडिंग कहां यूज करेंगे, तो वेव वाइंडिंग कहां यूज करोगे, हाई वोल्टेज और लो करंट ऑपरेशन के लिए यूज करोगे। ठीक, दूसरी बात अगर बात कर ली जाए, ये जो इसका सबसे मेन एडवांटेज था, ये सॉरी डिसएडवांटेज था। ठीक, एडवांटेज मैंने बता दिया, डिसएडवांटेज बता दिया, कैसे करनी है वेव वाइंडिंग ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसको कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले वेव वाइंडिंग मैंने बताई, वेव वाइंडिंग कैसे पहचानोगे, तो भाई एक किसी कॉइल का एंड पॉइंट दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट से अगर कनेक्टेड है तो ये कहलाएगी वेव।
ठीक है, ये हो गई वेव। ठीक है, प्रो एंड रेट्रो बता दी कि अगर आपने कॉइल की हुई है एक पूरा चक्कर लेके, जैसे आपने यहां से शुरू करी और जब घूम के पहुंचोगे, अगर आप यहां पे आ रहे हो तो रिट्रोग्रेसिव, अगर आप यहां जा रहे हो तो प्रोग्रेसिव। ठीक है, यानी कि जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट वाले स्लॉट में। ठीक, ये तरीका बताया। नेक्स्ट कैलकुलेशन मैंने बता दी, सिंपल चीज है, आप वाई निकालोगे, वाई क्या होगा, वाई होगा तुम्हारा जेड प्लस माइनस 2/p, ये डिफर था। लैब में जेड बाई पी होता है, जबकि यहाँ पे जेड प्लस माइनस 2/p था। ठीक है, प्लस इसके साथ एक दिक्कत और थी, एक ये दिक्कत कह रहा हूँ, इसके साथ एक फॉर्मूला और था, वाई बी प्लस वाई एफ बाई 2। मैंने तुम्हें बताया मैक्सिमम केसेस में क्या लेना है, वाई एवरेज जो निकालोगे वही वाई बी के बराबर होगा और वही वाई एफ के बराबर होगा। ठीक है, एक कंडीशन और मैंने बताई इसी के अंदर कि भाई वाई ए जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए प्लस ऑड होना चाहिए। ये चीज मैंने बता दी। फॉर्मेशन मैंने बता दिया, फॉर्मेशन कैसे करना है तुम्हें, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ और पूरी तुम्हारी वाइंडिंग मिल जाएगी। तब तक नहीं रुकना है जब तक कि दोनों सारे के सारे कंडक्टर जोड़ ना जाएं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया कि ये कहाँ यूज करोगे, तो वेव वाइंडिंग जो मशीन होंगी उसके अंदर पैरेलल पाथ A = 2 ये फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, ब्रश भी कितने हैं, ब्रश तुम 2 ही यूज कर सकते हो, ब्रश के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, कई बार हम लोग ब्रश एक्स्ट्रा भी लगा लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पैरेलल पाथ जो होंगे वो हमेशा 2 ही रहेंगे। ठीक है, पैरेलल पाथ कैसे पहचानोगे, सिंपल सा बताया, अगर एक पॉइंट से करंट बाहर आ रहा है और वो 2 वायर से मिलकर करंट ही बन रहा है, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये 2 पैरेलल पाथ हुए। ठीक है, तो इसीलिए तुम डायग्राम से देख के बता सकते हो कि पैरेलल पाथ कितने हैं। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम अगर तुमने बनाया तब भी तुम बता सकते हो। ठीक, जैसे लैब में था, लैब में खास बात थी कि A = P, जितने नंबर ऑफ पोल थे उतने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ थे। यहीं से इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकल के आ गया था, मैंने बता दिया। ये भी एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज ये है वेव वाइंडिंग का कि इसके अंदर एक तो तुम्हें इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा ये हाई वोल्टेज मशीन में यूज करेगा, और यही इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो मशीन है वेव वाइंडिंग की, इसे तुम लो करंट मशीन में ही यूज कर सकते हो, यानी करंट तुम इसमें ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम है। अगर करंट तुम ज्यादा ले लोगे तो पहली बात करंट बनेगा नहीं, अगर जनरेटर है और मोटर है तो करंट आपका क्या होगा, 2 ही वायर है ले जाने के लिए, तो करंट की वैल्यू लिमिटेड होगी, ज्यादा ले लोगे तो बर्न अप हो जाएगी या हीट अप कर जाएगी मशीन। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। ओके, ये कंक्लूड कर दिया, लेकिन 2 प्रॉब्लम अभी भी अनसॉल्व रह गई वेव वाइंडिंग के अंदर। वो क्या क्या थी जरा जल्दी से देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम थी कि भैया वाई जो था उसे अगर लैब में हमने लैब के समान क्यों नहीं लिया, मतलब जैसे वाई से मैंने लिया है Z प्लस माइनस 2/p, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में, जबकि लैब में क्या होता है, लैब में वाई = Z/p होता है। तो क्वेश्चन यहाँ आता है, अगर मैं वेव में Z प्लस माइनस 2 को इग्नोर कर दूं, ये जो प्लस माइनस 2 है इसे ना लूं, बल्कि यही ले लूं जो लैब में लिया है Z/p, तो क्या होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसको हल्के मत लेना, कि अगर मैंने जो एवरेज वाइंडिंग निकाल रहा हूँ, एवरेज पिच, उसमें अगर Z/p ले लेता हूँ जो लैब में लेता था एज कंपेयर टू प्लस माइनस 2/p, तो क्या असर पड़ेगा, पहला पॉइंट जो इश्यू था। दूसरी प्रॉब्लम आई कि जो डायनेमिक बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ गई रोटर में। ये डायनेमिक बैलेंसिंग प्रॉब्लम कैसे है इसको समझ लेते हैं। तो देखो, अगर मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके का रोटर है, ठीक है, ये पूरा रोटर है। ठीक, अब मैंने क्या करा, कंडक्टर प्लेस करे, तो जैसे 22 कंडक्टर्स निकाले थे मैंने, अब ये जो डायग्राम बनाया था ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, ये याद होगा ये वाला, इसके अंदर मैंने 22 कंडक्टर लिए थे, याद है। तो अब देखो, अगर मशीन की बात की जाए तो मशीन में मैंने पोल थे 4 पोल, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ एंड साउथ। ठीक है, इस तरीके से मैंने 4 पोल मशीन ली थी और कंडक्टर कितने लिए, 22। अच्छा, इसमें मैंने देखा था कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक, तो 2 बड़े पोल थे, यानी कि मान लेते हैं ये दोनों बड़े पोल हैं, तो यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे 6 कंडक्टर आ गए, 6, यहाँ पे भी 6 आ गए। ठीक है, और यहाँ पे 5 थे, यानी कि 5 एंड 5। तो देखो, एक तरफ 5 है, एक तरफ 6 है, तो देखो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अनबैलेंसिंग हो गई। अगर मैं बात करूं, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है 22 कंडक्टर का। क्यों, इवन कब होता है, जब 24 कंडक्टर होते, 24 कंडक्टर होते तब क्या होता, हर पोल के नीचे 6 कंडक्टर आते। लेकिन अब क्या केस है, 2 में 6 है, 2 में 5 है, तो देखो ये क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मशीन जब तुम चलाओगे तो वो क्या करेगी, वाइब्रेट करने लगेगी। ठीक है, डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो डायनेमिकली बैलेंस ना होने की वजह से हर तरफ मोटर को घुमाने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि यहाँ पे तो मास है, ये वाइंडिंग कर दी मैंने और इतनी वाइंडिंग छोड़ दी है, इतना हिस्सा खाली है, तो क्या होगा, जब इसे घुमाओगे तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा और इधर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो डिफर कर जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है डायनेमिक, इसको हम इस प्रॉब्लम कहते हैं डायनेमिक बैलेंसिंग की प्रॉब्लम रोटर में। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, ठीक है, प्लस ये वाला इशू कैसे सॉल्व हुआ, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जिसमें मैं बात करूंगा डमिंग कॉइल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्जाम्स में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे वेव वाइंडिंग करी, वेव वाइंडिंग किस तरीके से कनेक्शन करते हैं, कैसे कंडक्टर को जोड़ते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वेव वाइंडिंग में। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।